हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड किए चुके हैं, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो गाइस, बात करेंगे यूपीआई की। ठीक है, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यूपीआई है, आप लोग जितने भी आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो सारे किससे कर रहे हैं? सब कुछ यूपीआई बेस्ड ही आप लोग कर रहे हैं। तो यूपीआई का सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और पूछ रहा क्वेश्चन कि इनमें से कौन यूपीआई को लॉन्च किया है। क्या आईबीए ने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, या सभी ने लॉन्च किया है, या किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है? ये आपको आंसर करना है। आंसर इसका होगा एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई ने ही यूपीआई को लॉन्च किया है। और एनपीसीआई का पूरा नाम आप लोग कमेंट में करके बताएं। एनपीसीआई को 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आगे और है, हमने लिया हुआ है इससे रिलेटेड, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन में उसको बताऊँगा। ठीक है, तो यूपीआई में कौन कौन से आपके आते हैं? सभी आते हैं। जैसे भीम ऐप आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। ठीक है, तो भीम यूज़ करते हैं, यूपीआई बेस्ड है। आप जैसे जितना भी गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, ये सब यूपीआई बेस्ड हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट होता है। यूपीआई इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट होता है यूपीआई। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यूपीआई का फुल फॉर्म तो काफ़ी बार पूछा गया है। यूपीआई को किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। ठीक है, इसका पूरा नाम आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और 2008 में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है वो हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन गाइस एनपीसीआई से है। एनपीसीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एनपीसीआई को किसने लॉन्च किया। अभी हमने वहाँ आपको बताया है कि यूपीआई को किसने लॉन्च किया है, तो यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। और एनपीसीआई को किसने लॉन्च किया है? आईबीए ने लॉन्च किया, आरबीआई ने लॉन्च किया, एनपीसीआई ने ही खुद को लॉन्च किया है। या एक और दो दोनों सही हैं, या सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जान लें कि एक और दो, यानी आईबीए और आरबीआई, ये दोनों लोगों ने मिलकर ही एनपीसीआई को 2008 में लॉन्च किया था। किस लिए? क्योंकि इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट हो सके यूपीआई बेस्ड। ठीक है, आईबीए जो है वो क्या है, उसका पूरा नाम आप लोग बताएं। ठीक है, आईबीए का भी पूरा नाम आप लोग बताएं। और जितने भी हैं, ठीक है, यूपीआई बेस्ड, जैसे भीम है, गूगल पे है, ठीक है, अमेज़न पे है, पेटीएम है, ठीक है, फ़ोन पे है, ये सारी चीज़ क्या है? यूपीआई बेस्ड हैं। यहाँ आप लोग एक अभी करंट की न्यूज़ है, वो भी आप लोग ध्यान रखें। जैसे जितने भी हमारे यूपीआई बेस्ड पेमेंट गेटवे हैं, जैसे गूगल पे, भीम, पेटीएम, फ़ोन पे, ठीक है, तो इन सब पे क्या हो रहा है कि एनपीसीआई ने एक लिमिट सेट कर रखा है। एनपीसीआई ने एक लिमिट, वो लिमिट किस तरीके का होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गूगल पे, ठीक है, गूगल पे अगर हम देखते हैं कि सबसे टॉप पर इस समय चल रहा है और काफ़ी लोग उसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे ये एनपीसीआई का कहना है कि जिसमें मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो जो भी ऐप पहले साल लॉन्च होते हैं, ठीक है, जैसे समझ लो फर्स्ट ईयर गूगल पे लॉन्च हुआ, तो जितने भी साल के ट्रांजैक्शन होंगे उसका 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसी भी ऐप से नहीं होगा। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे बाय द वे गूगल पे लॉन्च हुआ, तो गूगल पे लॉन्च हुआ है और एक साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट का होगा, ठीक है, जैसे इंडिया में जितने भी यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं, तो किसी भी एक ऐप से, ठीक है, 50% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये एनपीसीआई ने लिमिट लगा दिया है। अगर आप इस लिमिट को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो आपको एनपीसीआई द्वारा पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और आप में जैसे कस्टमर ऐड नहीं हो पाएंगे, काफ़ी चीज़ें एनपीसीआई आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। इसलिए ये चीज़ें हैं। एनपीसीआई कहना है कि ये मोनोपोली के लिए, क्योंकि एक ही गेटवे कोई यूज़ नहीं करेगा। मतलब जैसे गूगल पे टॉप पे है तो सभी लोग गूगल पे ही यूज़ करेंगे। अगर उस पर लिमिट लग गई तो आप दूसरा, जैसे फ़ोन पे यूज़ करेंगे, या पेटीएम यूज़ करेंगे, या भीम यूज़ करेंगे, इस तरह का कोई भी इंटरफेस आप यूज़ करना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरे साल की बात है कि 50% नहीं, दूसरे साल में 40% है लिमिट,
और तीसरे साल में 33% लिमिट है। यानी इससे ज़्यादा हर साल में आप किसी भी एक ऐप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये आपके ऊपर लिमिट नहीं है, ये लिमिट है उस पेमेंट गेटवे ऐप पे, ठीक है। इस चीज़ को शायद समझ रहे होंगे। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो NPCI शुरू कर रहा है, ठीक है, ये कब से शुरू हो जाएगा, तो ये अभी आपका 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020। तो ये डेट याद रखें, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊँगा अभी, तो यहाँ आप ये याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अभी NPCI के द्वारा सारे पेमेंट गेटवे पे, ठीक है, एक लिमिट सेट कर दी गई है, वो लिमिट डेट कब से लागू होगी, तो ये याद रखिए आप लोग, 1 अप्रैल 2020 से ये लिमिट लागू होगी, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फुल डिटेल में एनालिसिस वहाँ मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस बात करेंगे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की। तो द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैज़ बीन हेल्ड इन रसिया। इट्स नेक्स्ट मीटिंग विच विल बी हेल्ड इन 2021 विल बी होस्टेड बाई विच कंट्री, ठीक है। जो अभी ब्रिक्स की 6वीं बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, रसिया में हुई है, यानी रूस में हुई है। तो पहली चीज़ आप ये याद रखें, तो टोटल वर्चुअल मीटिंग हुई है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि अभी ड्यूरिंग कोविड-19 जो काफ़ी पैंडमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग सारी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सारी वर्चुअली हो रही है। तो अभी जो हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो मीटिंग हुई है, ये 6th मीटिंग हुई है, ठीक है, ये रसिया में हुई है। और यहीं पे डिसाइड किया गया है कि जो अगली यानी 2021 में 2021 की जो मीटिंग होगी वो किस देश को दिया गया है, किस देश द्वारा मेज़बानी किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया है कंट्री। 2021 की जो पर्यावरण मंत्रियों का जो बैठक होगा, यानी ये 7वीं बैठक होगी, ये भी ध्यान रखें। ये कौन कराएगा? भारत करवाएगा, ठीक है, भारत। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और राजधानी है मॉस्को, राजधानी मॉस्को, और मुद्रा है वहाँ का रूसी रूबल। आप क्वेश्चन ये बताएं कि जो हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है, ठीक है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। गाइस बात करेंगे RBI की। विच कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्ट्रेस एसेट्स ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। स्ट्रेस एसेट्स जान लें, काफ़ी बार आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा। अगर आप जैसे लॉ ऑफिसर का इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो भी वहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि स्ट्रेस एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। जिनको पता है वो भी बताएं, जिनको नहीं भी पता है उनको जो भी पता हो स्ट्रेस एसेट्स के बारे में वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के दौरान तनावग्रस्त संपत्ति जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उसके लिए कौन सी समिति गठित की है। काफ़ी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 चल ही रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी NPA भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग पैसा कमा नहीं पा रहे हैं और जमा भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो भी उनके NPA के दौरान जो भी उनके पास एसेट्स है वो स्ट्रेस एसेट्स के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अभी हाल ही में RBI ने एक कमेटी को डिज़ाइन किया है, कमेटी बनाया है, ठीक है। उस कमेटी का क्या नाम है जो अपने सुझाव RBI को देगा, ठीक है। विदिन 30 डेज़ में RBI को वो सुझाव देगा कि इस स्ट्रेस एसेट्स के साथ हमको क्या करना चाहिए, कैसे इनसे हमें उबरना चाहिए, वो सारे सुझाव वो RBI को देगा। तो ये जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी बनाई गई है KV कामत कमेटी, ठीक है, KV कामत कमेटी, ये नाम याद रख लें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये KV कामत कमेटी स्ट्रेस एसेट्स के लिए बनाई गई है, ये कीवर्ड भी आप लोग याद रखें, ठीक है, स्ट्रेस एसेट्स। ये समिति क्या करेगी? RBI को अपना सुझाव दे देगी, कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर इसे RBI को दे देगा और RBI उसके बारे में बताएगा, ठीक है, कि कैसे क्या हमें करना चाहिए कमेटी आफ्टर कमेटी की इन्फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। कमेटी में और भी लोग हैं, जैसे दिवाकर गुप्ता जी हैं, ठीक है, दिवाकर गुप्ता जी हैं, TN मनोरम, ठीक है, अश्विन पारेख भी जी हैं। तो ये उनकी कमेटी के लोग हैं, ठीक है, सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो यहाँ बस इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उसकी समिति में कौन कौन मेंबर हैं, बट आप नॉलेज के लिए ये याद रखें, ठीक है, कि दिवाकर गुप्ता जी हैं, TN मनोहरन हैं और अश्विन पारेख हैं। ये भी 3 मेंबर KV कामत जी के कमेटी में हैं, बाय नॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि RBI के जो 25वें गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास हैं और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। लेकिन आप लोग ये बताएं कि जब पहली बार RBI की स्थापना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी और किस डेट में हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
गाइस ये क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग कि बिजली परियोजना के लिए, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश में शुरू किया गया है। द लोन ऑफ टोटल अमाउंट $642 million फॉर अ 745 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश इज़ compromised बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ठीक है, बांग्लादेश में जो 745 मेगावाट बिजली परियोजना शुरू किया जा रहा है, लगभग $642 मिलियन का जो लोन है, ऋण है, किस कंपनी के द्वारा, ठीक है, समझौता किया गया है। तो पहली चीज़ याद रखें कि ये जो बिजली परियोजना समझौता है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, ये बांग्लादेश में दिया जा रहा है। कितने मेगावाट का है, तो 745 मेगावाट का है। और कितने मिलियन डॉलर दिया जा रहा है, तो $642 मिलियन का, ठीक है, सहयोग यानी ऋण जो है दिया जा रहा है। अब बात आती है किसके द्वारा समझौता किया गया है। तो आपको याद रखें कि रिलायंस पावर और JERA यानी ये जापानी ऊर्जा एजेंसी है ये, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही बांग्लादेश में फंडिंग कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1 और 3, यानी आर पावर, ठीक है, आर पावर यानी रिलायंस पावर और JERA यानी जेरा, ठीक है। जेरा मतलब जापान की ये ऊर्जा एजेंसी है, तो वो और हमारे इंडिया की रिलायंस पावर, ये दोनों मिलकर, ठीक है, $642 मिलियन का ऋण दे रहे हैं किसको, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश में ही 745 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। एक बात आप लोग यहाँ याद और रखें कि ये जो लगभग $642 मिलियन है, ये भारतीय रुपए में अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,798, ठीक है, 4,798 करोड़ रुपए का ये टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो भी याद रखें और राजधानी भी याद रखें। तो मुद्रा कौन सी है, वहाँ की मुद्रा टका है, ये आपको भी पता होगी, और राजधानी है ढाका, ठीक है, राजधानी ढाका है। गाइस अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू इंट्रोड्यूस शॉप इंश्योरेंस फॉर रिटेलर, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी खुदरा विक्रेताओं के लिए एक दुकान बीमा शुरू किया है। तो ये किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसने जो इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये इसने किया है क्या, लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है LIC के साथ, NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, UICL यानी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, किसके साथ इसने पार्टनरशिप किया है। तो इसने किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ इसने पार्टनरशिप किया है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसने दुकान बीमा के लिए कवर क्या क्या किया है, इससे क्या होगा, दुकानदारों को किसी भी तरीके की क्षति के लिए जो भी उनका मतलब नुकसान होता है, ठीक है, उन सब के लिए बीमा कवर देगा, जैसे आग लग जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है या भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, इस तरह का मतलब कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरा बीमा कवर कौन देगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस किसको देगी, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा जितने भी रिटेलर हैं, ठीक है, दुकान बीमा जिनका भी हुआ है उन सबको मिलेगा। इन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स को है वो कवर करेगा। और जो इनका इंश्योरेंस होगा वो 2 लाख से 25 लाख तक का होगा। जैसे भी आप जो भी चीज़ें उसमें कवर करवाएंगे वो सारी चीज़ें उसमें कवर की जाएंगी। इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें आप लोग जान लें कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसके MD और CEO कौन हैं। तो उसके MD और CEO जो हैं वो अनुव्रत विश्वास हैं। अनुव्रत विश्वास उसके MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर एयरटेल पेमेंट बैंक का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप मुझे बताएं कि जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है उसके MD CEO कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये 2 चीज़ें आप मुझे बताएं। गाइस बात करेंगे सिडबी की। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जिसको सिडबी बोलते हैं, ऑफ इंडिया एंड ट्रांस यूनियन सिविल टुगेदर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर यानी सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ये वित्तीय सहायता देगा, ठीक है, उन्हें मार्गदर्शन करेगा। जैसे कोविड-19 चल रहा है उसके दौरान मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन सब चीज़ों के लिए ये गाइड करेगा कौन, MSME सक्षम। MSME के पूरा आप लोग नाम बताएं मुझे, ठीक है, ये इसका पूरा नाम क्या होता है।
और इसका एक एक्ट भी है, ठीक है, जो मैं आपको प्रोफेशनल नॉलेज में करवाऊंगा। तो अगर आपको आंसर मिलता है इसका एक्ट किस ईयर का है वो भी आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं वहाँ एमएसएमई से भी क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज में पूछे जाते हैं, वहाँ मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और सिडबी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के अध्यक्ष हैं। गाइस बात करेंगे कैग की, ठीक है, कि भारत का अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, यानी अभी जो हमारे नए कैग अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनका क्या नाम है, आपको ये नाम बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ। तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए कैग होंगे जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो ये हमारे जीसी मुर्मू, ठीक है, ये हमारे नए कैग होंगे। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले राजीव महिर्स थे, राजीव महिर्स, इनका ये स्थान लेंगे। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू कैग होने से पहले क्या थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे और याद रखें, ये जो कैग होंगे 14 नंबर के होंगे, ये भी आप याद रखें कि ये भारत के 14वें नंबर के महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे जिनको कैग बोलते हैं। उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और कैग को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1858 में किया गया था, 1858 में किया गया था, ये भी डेट याद रखें। गाइस बात करेंगे यहाँ एक कैंपेन की, ठीक है, कैंपेन यानी अभियान की, कोना कोना उम्मीद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक्स हैज़ लॉन्च अ कैंपेन नेम्ड कोना कोना उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बट आप कोना कोना उम्मीद समझिए, ये किस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में एक अभियान है, ठीक है, एक कैंपेन है जो चलाया जा रहा है। ये किस बैंक के द्वारा है, ये कोटक महिंद्रा बैंक ने चलाया है। ये कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है ये भी याद रखें, क्योंकि जितने भी नए ऑफ़र कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, इस अभियान में बताया जाएगा। इस कैंपेन में उन्हें सारे नए ऑफ़र्स और जितने भी मतलब जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जो भी छूट प्रोवाइड की जा रही है, उन सब चीज़ों के बारे में ये कोना कोना उम्मीद कैंपेन में बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इसका जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। और इसकी टैगलाइन भी याद रखें, लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, इसकी टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की। गाइस यहाँ बात करेंगे इंडिया के, ठीक है, कि इंडिया ने अभी भारत संयुक्त राष्ट्र विकास पार्टनरशिप निधि यानी जो साझेदारी निधि है उसमें कुछ रुपए का योगदान किया है। हाउ मेनी $1 million हैज़ इंडिया contributed टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड गिवन द SDG टारगेट, ठीक है। SDG का आप लोग फुल फॉर्म बताएं और कितने SDG हैं इंडिया के ये भी आप लोग बताएं। भारत ने SDG लक्ष्यों को देखते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने $1 million का योगदान किया है, तो इसका आंसर होगा $15.46 million का योगदान इंडिया ने किया है। कहाँ पे, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि, ये भी याद रखें। और इसका जो गठन किया गया था वो 2017 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसी में इंडिया ने $15.46 million का ऋण दिया है। क्यों दिया है ये, क्योंकि 2030 यानी 2030 तक भारत अपने जो SDG गोल हैं, ठीक है, उनकी प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए, ठीक है, ये योगदान उसने इंडिया ने किया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि SDG का पूरा नाम क्या है। गाइस यहाँ हम लोग बात करेंगे आदित्य पुरी की, ठीक है। शशिधर जगदीशन is being appointed as a new CEO of which bank, replacing Aditya Puri, the longest serving in any private bank in India। भारत में अब तक किसी निजी बैंक में लंबे समय तक सेवा देने वाले आदित्य पुरी, ठीक है, अब वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अभी नया CEO शशिधर जगदीशन को बनाया जा रहा है। ये किस बैंक की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ आपको आंसर करना है। तो ये बात हो रही है SDFC की। तो SDFC के अभी तक जो CEO थे वो आदित्य पुरी थे और ये कहा जा रहा है कि अभी तक इंडिया में निजी बैंक में सबसे अधिक यानी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन हैं, आदित्य पुरी हैं। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखें। और अब ये रिटायर हो रहे हैं, अब इनकी जगह किसकी नियुक्ति की जा रही है, शशिधर जगदीशन की। तो ये भी याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HDFC बैंक के न्यू CEO कौन है, तो आपका आंसर होगा शशिधर जगदीशन। और सबसे लंबे समय तक रहे हैं जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले हैं आदित्य
पुरी, ठीक है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड, ठीक है, ये उसकी टैगलाइन है। गाइस यहाँ पे बात करेंगे रेपो रेट की, ठीक है। करंटली हाउ मच रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट इन द थर्ड मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI, ठीक है। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा? तो पहली चीज़ जान ले, RBI के द्वारा, ठीक है। हर 2 महीने पे, ठीक है, ये बाय मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, 2 मंथ पे जारी किया जाता है। तो अभी ये जो जारी किया गया है वो थर्ड था। एक आपका लॉन्च हुआ, एक जारी किया गया था मार्च में, दूसरा जून में, और अब इसमें अगस्त में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो तीसरी थर्ड मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें रेपो रेट को कितना % रखा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो रेपो रेट को रखा गया है 4%, ठीक है, रेपो रेट 4%। कमेंट करके आप ये बताएं कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ये आप बताएं। रिवर्स रेपो रेट है हमारा 3.35% और MSF और बैंक रेट है 4.25%, ये भी याद रखें। इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% और MSF और बैंक रेट 4.25%। जो हमारी ये है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, MPC जिसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 2016 में इसका गठन किया गया था। 2016 में इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 जो मेंबर जो होते हैं वो RBI से होते हैं, जिसमें एक हमारे गवर्नर होते हैं और 3 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हाउ मेनी मेंबर इन MPC ये पूछा जरूर जाता है, और कब इसका गठन किया गया है ये भी जरूर पूछा जाता है। नॉलेज के लिए यहाँ पर रखें कि 3 RBI से होते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। RBI में से एक होता है हमारा गवर्नर। गाइस बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ बहरीन की, ठीक है। रिसेंटली National Bank of Bahrain has selected which of the following organization for its digital transformation so that it can make all its activity digital, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने सारे जितने भी उसके ट्रांजैक्शन हैं सबको डिजिटल बनाने के लिए अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का चयन किया है, ठीक है, जिससे उसके सारे लेन देन जितने भी बैंकिंग बिजनेसेस हैं सारे डिजिटल बनाने के लिए उसने टाई अप किया है। किससे किया है? वो है इन्फोसिस फिनेकल, ठीक है। इन्फोसिस फिनेकल से उसने टाई अप किया है। इससे क्या होगा? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन का जितना भी बिजनेस है सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी और पूरा उनका ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटली हो जाएगा। तो ये नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस फिनेकल के साथ अपनी पार्टनरशिप की है, जिससे उस संस्था का चयन किया है, और ये उनके डिजिटल फॉर्म को बनाने के लिए पूरी मदद करेंगे। यहाँ पे ये आप जान लें कि बहरीन के जो राजा हैं यानी किंग जो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है, ये वहाँ के किंग हैं और राजधानी वहाँ की जो है वो मनामा है, मनामा, ठीक है, और मुद्रा बहरीन दिनार है। बहरीन दिनार वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। इन्फोसिस के जो CEO हैं वो हैं सलील पारिख। इन्फोसिस के जो हैं सलील पारिख, ये भी ध्यान रखें। और इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। गाइस बात करेंगे सेबी के, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष के तौर पे अभी किसका कार्यकाल 18 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उनके जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 18 मंथ के लिए। तो वो है अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी को अब फरवरी 2021 तक, ठीक है, अब वो चेयरमैन रहेंगे किसके? सेबी के। इनका कार्यकाल वैसे इससे पहले 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया था और अब जो बढ़ाया जा रहा है वो 18 मंथ के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो सेबी के अध्यक्ष अब कौन होंगे? वो अजय त्यागी ही होंगे, ठीक है, फरवरी 2021 तक यही होंगे सेबी के अध्यक्ष। सेबी का पूरा नाम आप कमेंट में करके ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। गाइज यहाँ बात करेंगे एक स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च द ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा, ठीक है। एक्सा याद रखिएगा, ये किस बैंक के द्वारा स्वचालित वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये एक IT पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस है, ठीक है, IT पावर्ड है ये क्या करेगा? ये हर अपने कस्टमर से हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करके उनका हर क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। और बैंक ने बताया है कि लगभग प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों का प्रश्न उत्तर ये एक्सा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिए कि एक्सा जो अभी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका आंसर होना चाहिए एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी,
अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। गाइस बात करेंगे एक ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसके बारे में कि रिसेंटली ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन टेरिटरी टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा का एक बेहतर माध्यम है, उसके लिए किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव के द्वारा। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के द्वारा, यानी हमारा आंसर ए और टू बोथ दोनों सही होगा कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा एक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आजकल जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके द्वारा जो है स्कूल शिक्षा। गाइस बात करेंगे एक मोबाइल ऐप की जिसका नाम है ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। ठीक है, रिसेंटली ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय विच यूनियन टेरिटरी टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यूनियन टेरिटरी के द्वारा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए दादर नगर हवेली और दमन और दीव, यानी 1 और 2 बोथ दोनों हमारा आंसर सही होगा। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल के ऐप के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोगों हैं उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप जानते भी होंगे कोविड-19 जो पेंडेमिक काफ़ी महामारी का रूप ले रखा है, स्कूल कॉलेज काफ़ी अभी खोले नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी चीज़ें जो भी हैं प्रोवाइड ऑनलाइन के द्वारा की जाएगी। तो अच्छा इनिशिएटिव ये यूनियन टेरिटरी के द्वारा लिया गया है। तो ये ऐप ज़रूर याद रखें, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिए जाएंगे जो ऐप लॉन्च हुए हैं या कुछ नया सा हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।